हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी अट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लोग देख रहे थे इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग देख रहे हैं भारत की सामान्य परिचय। भारत की सामान्य परिचय को देख रहे हैं। ये आपका दूसरा क्लास है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, बने रहिए। चलिए, कह रहा है, ये देखिएगा, पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटने वाले रेखा को हम क्या बोलते हैं? तो भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। इसी को हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा, ठीक। या इसी को हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, या इसी को हम विषुवत रेखा बोलते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इक्वेटर बोलते हैं, ठीक। अब इसमें हम आपको क्या बता रहे हैं कि जो भारत को, इंडिया को दो बराबर भागों में कौन सा रेखा काटता है? तो याद रखिएगा, कर्क रेखा। कौन सी? कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में काटता है, ठीक। इसी को आप बोल सकते हैं क्या? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। उत्तरी अक्षांश रेखा इसलिए हम बोलते हैं कि ये उत्तर में है, उत्तर में है। और ये जो लेटा हुआ है, लेटा हुआ को, ये जो आपको देख रहे हैं, ये लेटा हुआ रेखा को हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम अक्षांश रेखा बोलते हैं। और जो परपेंडिकुलर है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम देशांतर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? देशांतर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। पृथ्वी पर ये जो रेखा हुआ खींचा हुआ नहीं है, एक काल्पनिक रेखा है। कैसी है? काल्पनिक रेखा है, ठीक। अब देखिएगा, ये दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर जो रेखा है, इसको हम क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। कौन सा रेखा बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं, ठीक। मकर रेखा बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिण में जो खींची गई रेखा है, उसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा। 23.5 डिग्री उत्तर में जो रेखा खींचा गया, उसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। अब पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इक्वेटर बोलते हैं, ठीक। अब देखिएगा, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि कर्क रेखा पर स्थित टोटल देशों की संख्या कितना है? तो याद रखिएगा 18। टोटल देशों की संख्या कितना है? 18 गो है। उसी प्रकार विषुवत रेखा पर टोटल देशों की संख्या कितना है? जो विषुवत देशों रेखा पर स्थित है, तो याद रखिएगा 13 गो। और मकर रेखा पर टोटल कितना देश स्थित है? 11 गो। मकर रेखा पर टोटल कितना देश स्थित है? 11 गो। जिस प्रकार कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में काटती है, उसी प्रकार मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को दो बराबर भागों में काटती है। ऑस्ट्रेलिया को दो बराबर भागों में काटती है। अब आपसे इसमें क्वेश्चन यदि पूछ देगा क्या कि ये याद रखिएगा, मकर रेखा को कौन सी नदी है जो दो बार काटती है? तो याद रखिएगा, इसका ट्रिक क्या होता है? एलसीएम। एलसीएम, एलसीएम से याद रखिएगा, एलसीएम, ठीक। हम लोग बचपन में एलसीएम एचसीएफ पढ़े हैं ना, हो उसी प्रकार एलसीएम से याद रखिएगा। एल से हो जाएगा लिम्पोपो नदी, जो मकर रेखा को क्या करता है? दो बार काटती है। दो बार काटने वाली नदी कौन सा है? लिम्पोपो नदी हो गया, समझे। सी से हो गया कांगो नदी। सी से कौन सा नदी? कांगो नदी। इसी को हम क्या बोलते हैं? जायरे नदी। कांगो नदी नहीं रहेगा ऑप्शन में, तो याद रखिएगा जायरे नदी, ठीक। ठीक। जो कांगो नदी है, कौन सी रेखा को दो बराबर भागों में काटती है? तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा को दो बार काटती है। उसके बाद आपको याद रखना है, एम से हो गया, एम पर हो गया माही नदी। माही नदी, माही नदी, समझे। माही नदी, समझे। कर्क रेखा को दो बार काटने वाली वो नदी का नाम क्या है? तो माही नदी। ये ट्रिक है, ट्रिक याद रखना है, क्रम में याद रखना है क्या? एलसीएम। एलसीएम ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, समझे। इसलिए इसको ट्रिपल स्टार आप लगा लीजिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं क्या कह रहा है। कर्क रेखा पर स्थित, कर्क रेखा पर टोटल भारत के कितना राज्य स्थित है? तो याद रखिएगा 8 वो। कितना है? 8 वो। कितना राज्य स्थित है? 8 वो राज्य स्थित है। याद रखिएगा कौन कौन है, तो सीक्वेंस में याद रखना है। पश्चिम से पूर्व की ओर यदि पूछ देगा, तो याद रखिएगा ये आपका पूर्व हो गया, ये हो गया आपका पश्चिम। पश्चिम,
ठीक। पश्चिम के पूर्व में पूछेगा, पश्चिम से पूर्व की ओर सजाना है, तो ऐसे आप याद रखिएगा। पहले याद रखिएगा गुजरात हो जाएगा, गुजरात के बाद राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ होगा, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड होगा, झारखंड के बाद हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा, और अंत में कौन सा हो जाएगा, मिजोरम। कौन सा हो जाएगा राज्य, मिजोरम। ठीक, ये पश्चिम से पूर्व की ओर है, समझे। कभी कभी आपको एग्जामिनर पूर्व से पश्चिम की ओर सजाने के लिए भी दे देगा, तो आप घबराइएगा नहीं, समझे। एक तरफ से आप याद रख लीजिए, पूर्व से पश्चिम भी आपका हो जाएगा। देखिए, पूर्व से पश्चिम की ओर पूछेगा तो मिजोरम, मिजोरम के बाद हो गया आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद हो गया आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आपका हो जाएगा राजस्थान, राजस्थान के बाद कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गुजरात। ये हो गया आपका पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो टोटल कर्क रेखा पर या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर भारत के टोटल कितना राज्य स्थित है, तो याद रखना है कितना, 8 राज्य। 8 राज्य कौन कौन है, तो गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद हो गया आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद हो गया आपका झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आपका हो जाएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ठीक, इसका ट्रिक मित्र पर गमछा झा, समझे। तो ट्रिक नहीं याद रखना है, उसे भी आप सीक्वेंस में याद रखिएगा तो हो जाएगा। ठीक, आगे हम देखेंगे आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है क्या कि कर्क रेखा के सबसे दूर स्थित राजधानी कौन सा है, तो जयपुर। जयपुर किसका है, तो याद रखिएगा ये राजस्थान का राजधानी है, राजस्थान का ये राजधानी, स्थान का राजधानी जयपुर है। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं, पिंक सिटी बोलते हैं। कौन सा सिटी, पिंक सिटी। पिंक सिटी किसको बोलते हैं, तो जयपुर को बोलते हैं। और जयपुर का संस्थापक कौन है, तो याद रखिएगा सवाई राजा जय सिंह, सवाई राजा जय सिंह, राजा जय सिंह, जय सिंह। ठीक, तो कर्क रेखा पर सबसे दूर, मतलब कह रहा सबसे दूर किस राज्य का राजधानी स्थित है, तो राजस्थान का, राजस्थान का राजधानी कौन सा है, जयपुर। उसके बाद कह रहा है कर्क रेखा की सबसे नजदीक स्थित राजधानी कौन सा हो जाएगा, रांची। रांची किसका राजधानी है, तो झारखंड का है। उसके बाद कह रहा है कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। और यदि पूछेगा कौन सी क्रम के चट्टान में इसका सर्वाधिक विस्तार है, तो विंध्यन क्रम के चट्टान में। कौन सी क्रम का चट्टान में, विंध्यन क्रम के चट्टान में इसका सर्वाधिक विस्तार है। कर्क रेखा की सर्वाधिक कम लंबाई किस राज्य में है, तो राजस्थान। राजस्थान से ये सबसे कम गुजरती है। उसके बाद कह रहा है कर्क रेखा की सर्वाधिक विस्तार, विस्तार किस क्रम के चट्टान में है, तो विंध्यन क्रम के चट्टान में है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। ये समझिएगा, ये क्या है आपका देशांतर रेखा। कौन सा रेखा है, देशांतर रेखा। ये क्या है, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। जब क्वेश्चन कभी पूछ देगा आपको कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच में टोटल दूरी कितना होता है, तो याद रखिएगा दो जो अक्षांश रेखा है इसके बीच में टोटल दूरी कितना हो जाएगा, तो 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर लगभग में होता है। ये भी डाटा याद रखना है। ठीक, चलिए अब कह रहा है कि अब यदि पूर्व की ओर, समझे, पूर्व की ओर जाइएगा तो आपका टाइम क्या होगा, टाइम बढ़ेगा। वही आपको कह रहा पश्चिम की ओर आप जाइएगा तो आपका टाइम क्या होगा, घटेगा। टाइम क्या होगा, घटेगा। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे जीएमटी। जीएमटी इसको क्या बोलते हैं, तो ग्रीनविच मेन टाइम, ग्रीनविच मेन टाइम। इसका निर्धारण कब होता है, 1884 में। कब होता है, 1884 में। ठीक, ये कहाँ से गुजरती है, तो याद रखिएगा ये इंग्लैंड से गुजरती है, इंग्लैंड से ये गुजरती है, समझे। इंग्लैंड के किस स्थान से, तो ग्रीनविच नामक एक स्थान है, वहां से गुजरती है। और इसका कार्य क्या है, तो विश्व का ये क्या करता है, टाइम निर्धारण करता है। विश्व का टाइम निर्धारण कौन करता है, तो जीएमटी, जीएमटी। ठीक, चलिए उसके बाद कह रहा, देखिए देशांतर रेखा,
यही रेखा पूरे विश्व का समय निर्धारण करता है। समझे, इसी को क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा भी कहते हैं। जीएमटी को ही क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा भी कहते हैं। ठीक, चलिए ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ जीएमटी, ग्रीनविच मेन टाइम, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रीनविच मेन टाइम। इसका निर्धारण कब होता है, 1884 में। समझे, उसके बाद है आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इनका निर्धारण कब होता है, 1947 में होता है। ठीक, अब हम देखेंगे क्या कह रहा, भारत का मानक समय रेखा, भारत का मानक समय रेखा क्या है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर रेखा को ही क्या कहते हैं, भारत का मानक समय रेखा कहते हैं। ठीक, ये यदि क्वेश्चन पूछ देगा कि जो भारत का मानक समय रेखा है अर्थात 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, वो जीएमटी से कितना घंटा आगे है, तो आप याद रखिएगा 5.5 घंटा। कितना घंटा आगे है, तो 5.5 घंटा ये आगे है। क्या है, तो ये आगे है। ठीक, 5.5 घंटा ये आगे है। चलिए अब कह रहा है क्या, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, समझे, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत के 5 राज्य, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन राज्य है, तो याद रखिएगा, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर गुजरती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, और अंतिम कौन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर ये क्या होता है, गुजरती है। यदि आप ट्रिक से याद रखना होगा तो याद रखिएगा, ट्रिक लिख लीजिएगा, ट्रिक हो जाएगा उमछौआ, उम छौआ। ठीक, उमछौआ से याद रखना है। ठीक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक, चलिए टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कभी कभी यदि आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि जो ये भारत को बीचों बीच कौन सी रेखा, कर्क रेखा, और 82.5 डिग्री जो भारत का मानक समय रेखा है, वो एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद करेगा, कहाँ प्रतिच्छेद करेगा, किस राज्य में प्रतिच्छेद करेगा, तो आप याद रखिएगा छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य, छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। छत्तीसगढ़ में किस जिला में, तो याद रखिएगा सूरजपुर। कौन सा जिला, सूरजपुर, सूरजपुर जिला में ये क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। किस पहाड़ी, तो कौन सी पहाड़ी, तो बघेल खंड की पहाड़ी, बघेल खंड की पहाड़ी, खंड की पहाड़ी पर। ठीक, बघेल खंड की पहाड़ी पर ये क्या करता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, मतलब एक दूसरे को क्या कर रहा है, काट रहा है। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, देखिए, कर्क रेखा, कर्क रेखा और भारत के मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के बघेलखंड पहाड़ी, कौन सा जिला, सूरजपुर जिला में क्या करता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। चलिए आगे हम देखेंगे, भारत की अगला पॉइंट क्या कर रहा है, भारत की मानक समय रेखा ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है, तो 5.5 घंटा आगे। कितना घंटा आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। आप लोग जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, 4 मिनट। कितना होगा, 4 मिनट होगा। ठीक, यदि 15 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 4 × 15 हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 घंटा होगा ना, 1 घंटा होगा ना। उसी प्रकार यदि इसमें हम 5 से गुना करते हैं, इसमें हम 5 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 15×5 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15×5 75 हो जाएगा। ठीक, 75 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 5 घंटा हुआ, 75 डिग्री इक्वल टू 5 घंटा। ठीक, 15 डिग्री इक्वल टू 1 घंटा हुआ, उसी प्रकार 75 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 घंटा। ठीक, 5 घंटा हो जाएगा। अब इसमें क्या कर रहा है, तो 7.5, समझे, 7.5 डिग्री और ऐड करेंगे तो 7.5 डिग्री इक्वल टू कितना मिनट, 30 मिनट। तो 15 डिग्री इक्वल टू 1 घंटा, तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है ना हो। उसी प्रकार 7.5 डिग्री मतलब 15 के आधा कितना, 7.5, समझे। तो ये कितना हो जाएगा, साढ़े मतलब 30 मिनट होगा ना हो, 30 मिनट। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री
इक्वल टू कितना, 5 घंटा 30 मिनट, अर्थात कितना, 5.5 घंटा, कितना, तो 5.5 घंटा ये आगे है। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे क्या कर रहा है कि सर्वाधिक समय क्षेत्र, समझे, टाइम जोन किस राज्य में है, तो याद रखिएगा फ्रांस। फ्रांस के पास सर्वाधिक क्या है, टाइम जोन है। रूस के पास 11 है, जबकि फ्रांस के पास कितना है, 12 है। कभी कभी ऑप्शन में यदि 12 नहीं रहेगा तो आप 13 मारिएगा, समझे, 13 भी लिखा रहता है। ठीक, उसके बाद यूएसए, अमेरिका के पास कितना टाइम जोन है, 11 गो है। अपना भारत के पास कितना टाइम जोन है, तो भारत के पास एक ही टाइम जोन है, कितना है, एक ही टाइम जोन है। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक प्रादेशिक सीमा को देखेंगे। ठीक, चलिए ये देखिएगा, ये आपका आधार सीमा हो गया, कौन सा हो गया, आधार सीमा हो गया। ठीक, आधार सीमा से हम यदि 12 नॉटिकल मील आगे तक जाएंगे, समझे, उसी को हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रादेशिक सीमा या समुद्री जलीय सीमा बोलते हैं, समुद्री जलीय सीमा बोलते हैं। ठीक, इस पर किसका अधिकार होगा, तो भारत का अधिकार होगा, किसका अधिकार होगा, भारत का अधिकार होगा। ठीक, भारत का अधिकार होगा। ठीक, उसके बाद कह रहा है समुद्री दूरी को हम किससे मापते हैं, तो नॉटिकल मील से मापते हैं। समुद्री दूरी को हम किससे मापते हैं, तो नॉटिकल मील से मापते हैं। ठीक, उसके बाद हम यदि आधार रेखा से कितना, तो 24 नॉटिकल मील जा रहे हैं, कितना नॉटिकल मील हम आगे जा रहे हैं, 24 नॉटिकल मील। ठीक, 24 नॉटिकल मील जा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा, हम इसको क्या बोलते हैं, तो संगणन सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संलग्न सीमा बोलते हैं। ठीक, संलग्न सीमा बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, अविच्छिन्न सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अविच्छिन्न सीमा बोलते हैं। ठीक, इस पर अधिकार होता है, भारत सरकार का अधिकार होता है इस पर भी, लेकिन सीमा शुल्क यहाँ पर यदि ये देखिएगा, यहाँ से हम कहाँ तक चले गए, 24 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील, समझे, 24 नॉटिकल मील। एक नॉटिकल मील इक्वल टू क्या होता है, एक नॉटिकल मील इक्वल टू क्या होता है, तो याद रखिएगा कितना होता है, 1.852 किलोमीटर, अर्थात हम कह सकते हैं क्या, 1852 मीटर, 1852 मीटर। जिस प्रकार हम एक 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या बोलते हैं, 100 मीटर बोलते हैं ना हो, 100 बोलते हैं, 1000 मीटर बोलते हैं ना हो, उसी प्रकार एक मील इक्वल टू हम क्या बोलते हैं, 1600 मीटर बोलते हैं ना हो, 1600 मीटर होता है, एक मील इक्वल टू 1600 मीटर। उसी प्रकार एक नॉटिकल मील इक्वल टू कितना मीटर हो जाएगा, तो 1852 मीटर हो जाएगा। ठीक, तो वही कह रहा है क्या कि 24 नॉटिकल मील, इस पर भी अधिकार किसका होगा, भारत सरकार का अधिकार होगा। समझे, इसके अंदर, समझे, इसके अंदर मतलब 24 नॉटिकल मील के अंदर कोई विदेशी जहाज घुस रहा है तो उस पर सीमा शुल्क लगाया जाएगा। उसके बाद राजकोषीय अधिकार होगा, और भारत सरकार द्वारा क्या होगा, प्रदूषण नियंत्रण यहाँ तक किया जाएगा। ठीक, उसके बाद कह रहा है क्या, 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील। ठीक, कह रहा है 200 नॉटिकल मील, इसको क्या बोलते हैं, अन्य आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। आधार रेखा से ये आपका हो गया, ये आधार रेखा हो गया, ये क्या है, आधार रेखा है। आधार रेखा से हम यदि 200 नॉटिकल मील तक जाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, तो याद रखिएगा, अन्य आर्थिक क्षेत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अन्य आर्थिक क्षेत्र बोलेंगे। ठीक, खनिज संसाधन पर भारत सरकार का अधिकार होगा। उसके बाद जलीय शक्ति पर अधिकार होगा। कृत्रिम द्वीपों का निर्माण कर सकता है भारत सरकार, यहाँ पर कर सकता है। उसके बाद कह रहा है समुद्री जीव पर अधिकार होगा। वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार होगा, किसका, भारत सरकार। समझे, ये देखिएगा, सिर्फ ये भारत, जितना भी कंट्री है उसके क्या बोलते हैं, समुद्री सीमा जो लगा रहा है ना, तो वो सब के साथ यही रूल फॉलो होता है। समझे, 200 नॉटिकल मील तक, समझे, उस देश का अधिकार रहता है। उससे यदि आप आगे जा रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो जाएगा। उस पर जो है ना क्या होगा, तो संपूर्ण देश का सम्मान अधिकार रहता है। संपूर्ण देश का क्या होता है, सम्मान अधिकार रहता है। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं।
अब देखिएगा, कह रहा है कि भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारत में हमको पता है कि भारत में वर्तमान में समय में कितना राज्य है, 28 गो राज्य है। और कितना यूटी है, तो यूटी याद रखिएगा आप, 8 गो यूटी है। कितना है, 8 गो यूटी है। तो पहले हम यूटी को देखते हैं, ठीक। यूटी में कौन कौन हो जाएगा, तो ऊपर में याद रखिएगा लद्दाख, लद्दाख समझे। उसके नीचे आएंगे तो जम्मू कश्मीर, उसके नीचे आएंगे तो चंडीगढ़, उसके बगल में दिल्ली, बगल में दिल्ली। इधर आ रहे हैं आप तो क्या हो जाएगा, दमन और दीप और दादा नगर हवेली। अरब सागर में एक यूटी है, उसका नाम क्या है, लक्षद्वीप है। बे ऑफ बंगाल में एक यूटी है, उसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब देखिएगा एकमात्र यूटी है जिसका 4 जिला, मात्र कितना है, 4 जिला है। किसका, तो पुडुचेरी, पुडुचेरी एकमात्र ऐसा यूटी है, इनका 4 जिला कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो 3 राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो 3 राज्यों में फैला हुआ है। इसी प्रकार हमने देखे 8 यूटी को देखे, ठीक। पहले हम देखेंगे क्या, लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा यूटी कौन हो जाएगा, लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा यूटी कौन हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, समझे। यूटी का दर्जा कब मिलता है, तो 31 अक्टूबर 2019 को यूटी के दर्जा मिलता है, समझे। आपको पता है कि इससे पहले 29 वो राज्य था, जम्मू कश्मीर भी एक राज्य था, उसको राज्य के दर्जा छीनकर उसको क्या दिया गया, यूटी का दर्जा दिया गया। कब दिया गया, तो 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, सॉरी किसका जयंती है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जयंती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये 31 अक्टूबर को हम जयंती मनाते हैं, ठीक। उसके बाद कह रहा है लद्दाख की राजधानी कौन सा है, लेह। लद्दाख का राजधानी लेह है। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लेह। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, लेह हो जाएगा। इससे पहले कौन था, तो कच्छ, कच्छ था, समझे। इससे पहले कौन था, कच्छ था, ठीक। अब आइए जम्मू कश्मीर, इसको भी यूटी का दर्जा कब मिलता है, तो 31 अक्टूबर 2019। उसके बाद हम देखेंगे चंडीगढ़, चंडीगढ़। उसके बाद हो गया आपका दिल्ली, हो गया दिल्ली के बाद हो गया आपका दादर नगर हवेली और दमन और दीव। ये पहले अलग अलग यूटी था, लेकिन इसको कब मर्ज किया गया, विलय कब किया गया, तो 26 जनवरी 2020 को, 26 जनवरी 2020 को इसको विलय किया गया, ठीक। उसके बाद कह रहा है पांडुचेरी, समझे। पुडुचेरी एकमात्र, समझे, यूटी है जिसका कितना जिला है, तो इसके पास 4 जिला है। जो कितने राज्यों में इसका विस्तार है, तो 3 राज्यों में। 3 राज्यों में याद रखिएगा कौन कौन, माहे हो गया, पुडुचेरी हो गया, कराईकल हो गया और यमन हो गया। ये 4 जिला हो गया। माहे कहाँ पड़ता है, तो केरल में पड़ता है। पुडुचेरी और कराईकल कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। और यमन कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। यमन क्या है, तो आंध्र प्रदेश में है, ठीक, आंध्र प्रदेश में है। चलिए अब हम देखेंगे लक्षद्वीप के बारे में विस्तार रूप से जानेंगे। उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जानेंगे। चलिए आगे देखिएगा, कुछ नोट्स में लिखा हुआ है। नोट में क्या लिखा हुआ है, दीव, दीव और दमन पर, समझे। दीव को कितना, 1535 में, और दमन पर कब, 1559 में। किसने अधिकार किया था सर्वप्रथम, तो पुर्तगालियों ने अधिकार किया था, ठीक। पुडुचेरी, पुडुचेरी पर कौन, तो फ्रांसीसियों का अधिकार, अधिकार आज़ादी के बाद तक रहा था, समझे। पुडुचेरी पर फ्रांसीसियों का अधिकार आज़ादी के बाद तक भी रहा। और इसको भारत में कब मिलाया गया, तो 1954 में इसको मिलाया गया था, ठीक। गोवा, गोवा पर, समझे, आपको पता होगा कि भारत आज़ाद कब होता है, 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो जाता है, आज़ाद हो जाता है। तब तक गोवा पर अधिकार किसका रहता है, तो पुर्तगाली का रहता है, ठीक। भारत आने वाला सबसे प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन रहता है, तो पुर्तगाली रहता है। 17 मई 1498 को ये भारत आते हैं, ठीक। और भारत से जाते कब है, सबसे अंत में भी जाने वाला कंपनी कौन रहता है, तो पुर्तगाली रहता है। अंतिम रूप से 1961 में, 1961 में क्या होता है, भारत सरकार द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जाता है। उस ऑपरेशन का नाम क्या रहता है, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को क्या करता है, तो भारत में मिलाया जाता है। भारत में क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, ठीक। ऑपरेशन का नाम याद रखिएगा, कब, तो 1961 में, ठीक। 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत गोवा को सर्वप्रथम यूटी का दर्जा मिलता है। उसी प्रकार आप देखिएगा 56वां संविधान संशोधन होता है और 1956 में तत्पश्चात इसको क्या, तो 25वां राज्य का दर्जा मिलता है। क्या महाराज, 25वां राज्य का दर्जा मिलता है, ठीक। एक क्वेश्चन और आपसे पूछता है
जब भारत आज़ाद हुआ था, जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय पुर्तगाली वायसराय गोवा पर कौन था? तो याद रखिएगा, जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय पुर्तगाली वायसराय गोवा पर कौन था? तो याद रखना है क्या? फेडरो बोसा। क्या था? फेडरो बोसा, उनका नाम था फेडरो बोसा। जब गोवा को भारत के हिस्सा बनाया गया था या मिलाया गया था ऑपरेशन विजय के तहत, उस समय गोवा पर पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो एंटोनियो सिल्वा, एंटोनियो सिल्वा, इसको भी याद रखना है। ठीक, चलिए वही देखेंगे क्या कह रहा है। गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया गया था? तो 19 दिसंबर 1961 को। और 19 दिसंबर को ही कौन सा दिवस मनाते हैं? गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं, गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। ठीक, इस समय पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो एंटोनियो सिल्वा था। कौन था? एंटोनियो सिल्वा था। जब भारत आजाद हुआ था उस समय गोवा का पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो फेडरो बोसा था। कौन था? फेडरो बोसा था। चलिए आगे हम देखेंगे गोवा। चलिए, गोवा कह रहा है ऑपरेशन विजय के तहत भारत में मिलाया गया था। कब मिलाया गया था? 1961 में। और इसको यूटी का दर्जा कब मिलता है? 1962 में। 1962 में कैमा संविधान संशोधन होता है? 12वां संविधान संशोधन होता है। फिर कह रहा है क्या, राज्य का दर्जा कब मिलता है? तो 56वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत, 1987 के तहत इसको 25वां राज्य का दर्जा मिलता है। ठीक, अब हम देखेंगे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बारे में जानेंगे। लक्षद्वीप आपको पता है किस सागर में स्थित है? तो आप सभी को पता है कि ये अरब सागर में स्थित है। कौन सी सागर में स्थित है? ये अरब सागर में स्थित है, अरब सागर में। ठीक, अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी किसको बोलते हैं? कौन सी बंदरगाह को बोलते हैं? तो कालीकट बंदरगाह को कहते हैं। ठीक, या कोचिन बंदरगाह को कहते हैं। चलिए, लक्षद्वीप क्या कह रहा है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप। कुल लक्षद्वीप में टोटल द्वीपों की संख्या कितना है? 36 गो। कितना है? 36 गो है। कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है। इसका राजधानी कहाँ है? तो कावारती। लक्षद्वीप का राजधानी कहाँ है? कावारती है। इसका एरिया पूछ रहा है, क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल कितना है? तो 32 किलोमीटर स्क्वायर है। सर्वाधिक जनसंख्या किसका है? तो मुस्लिम का। कितना परसेंट है? तो 96%। 96% है। सबसे छोटा द्वीप देखिएगा, लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप कौन है? तो याद रखिएगा बित्रा द्वीप। कौन सा है? बित्रा द्वीप है। ठीक, सबसे बड़ा द्वीप कौन है लक्षद्वीप का? तो याद रखिएगा एंड्रोथ द्वीप। कौन सा द्वीप? एंड्रोथ द्वीप है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले, समझे कौन सा यूटी है? तो ये आपका लक्षद्वीप है। कितना परसेंट साक्षरता दर है? तो लगभग 91% है। न्यूनतम न्यूनतम बोल रहा है या कम साक्षरता दर वाला यूटी पूछेगा तो दादरा नगर हवेली। ठीक, मूंगा देखिए, अब लक्षद्वीप है, किस चट्टान से मिलकर बना है? किस चट्टान से बना हुआ है? तो मूंगा चट्टान। नहीं रहेगा तो प्रवाल भीति से ये निर्मित है। प्रवाल भीति से ये बना हुआ है या मूंगा चट्टान से बना हुआ है। यदि ये दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा तो याद रखिएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट से बना हुआ है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट से बना हुआ है। ठीक, चलिए, लक्षद्वीप पर कौन सी भाषा बोला जाता है? तो मलयालम भाषा बोला जाता है। कौन सी भाषा बोला जाता है? मलयालम भाषा बोला जाता है। और लक्षद्वीप का जो तट रेखा का लंबाई है टोटल कितना है? तो 132 किलोमीटर स्क्वायर, 132 किलोमीटर स्क्वायर है। चलिए आगे कुछ नोट्स में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखिएगा। पहले आप याद रखिएगा, नीचे से 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, उसके बाद 9 डिग्री चैनल, उसके बाद हम याद रखेंगे 10 डिग्री चैनल। कौन सा? 10 डिग्री चैनल। ठीक, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? तो विषुवत रेखा है, 0 डिग्री, 0 डिग्री है ना। तो ये कह रहा 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करेगा? तो याद रखिएगा मालदीव। एशिया का सबसे छोटा कंट्री कौन सा है? मालदीव। मालदीव और मिनी काय को, मिनी काय को, मिनी काय को कौन अलग करेगा? तो 8 डिग्री चैनल अलग करता है। कितना डिग्री? 8 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक,
मालदीव और मिनिकॉय को कौन अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल अलग करता है। या आप कह सकते हैं जो ये मिनिकॉय है तो किसका हिस्सा है बाबू? तो याद रखना ये लक्षद्वीप का हिस्सा है। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? तो मिनिकॉय है। तो मालदीव यदि एग्जामिनर पूछ देगा कि मालदीव और लक्षद्वीप को कौन अलग करता है तो 8 डिग्री हम कह सकते हैं। या लक्षद्वीप किसका हिस्सा है? तो भारत का हिस्सा है ना, तो ये भी तो बोल सकते हैं ना मालदीव और भारत को कितना डिग्री चैनल अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल अलग करता है। इतना आप लोग समझे। अब हम देखेंगे क्या 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल, ठीक, 9 डिग्री चैनल है जो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। किसको अलग करेगा? मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करेगा। ठीक, कितना डिग्री चैनल? 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। अब हम कह रहा है क्या 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करेगा? तो अंडमान को निकोबार से अलग करेगा। किससे अलग करेगा? तो अंडमान को निकोबार से अलग करेगा। ठीक, इतना आप लोग समझ गए? कोई प्रॉब्लम? यदि नहीं समझिएगा तो आप लोग क्या करिएगा, कमेंट करके थोड़ा अपना फीडबैक दीजिएगा। समझे? नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा बताना है कि भैया नहीं समझे। ठीक, हम कोशिश करेंगे आपको समझाने का। चलिए, अब क्या कर रहा है अगला कह रहा है क्या कि अंडमान, दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करेगा। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को कौन अलग करेगा? तो दक्कन पासा, दक्कन पासा। ठीक, अब देखिएगा, चलिए लक्षद्वीप आएगा उसमें हम बता देंगे। उसके बाद कह रहा भारत और इंडोनेशिया को कौन अलग करता है? तो याद रखिएगा 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल या इसी को क्या बोलते हैं? ग्रेट चैनल बोलते हैं। समझे? उसके बाद कह रहा है कोको द्वीप। कोको द्वीप ये कहाँ है? तो म्यांमार। कोको द्वीप किसका हिस्सा है? म्यांमार का हिस्सा है। इसको भारत सरकार द्वारा 1950 में किसको दे दिया गया था? तो म्यांमार को दे दिया गया था। कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को कौन अलग करता है? तो कोको चैनल। कोको चैनल अलग करता है। इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए, अब हम देखेंगे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप पढ़ लिए, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक, इसको कह रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का वर्तमान में राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम, ठीक, श्री विजयपुरम। पुराना नाम इसका क्या था? तो पोर्ट ब्लेयर। क्या नाम था? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, ब्लेयर, ठीक, पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार का राजधानी कहाँ था? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या रख दिया गया? तो श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम ये कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा दक्षिणी अंडमान में स्थित है। दक्षिणी अंडमान में स्थित है। दक्षिणी अंडमान, अंडमान में ये स्थित है। ठीक, टोटल क्षेत्रफल कितना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का? तो याद रखिएगा 8250 किलोमीटर। समझे? किलोमीटर स्क्वायर। टोटल द्वीपों की संख्या कितना है? तो 572। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टोटल द्वीपों की संख्या कितना है? 572। लेकिन लक्षद्वीप में कितना था? 36 को। लक्षद्वीप में कितना था? 36 को था। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि लैंडफॉल द्वीप। कौन सा द्वीप? लैंडफॉल द्वीप। ये अंडमान, अंडमान समूह का सबसे उत्तर, बाबू ये अंडमान समूह है, इसके सबसे ऊपर में ये देखिएगा क्या है? लैंडफॉल द्वीप। इसके ऊपर में क्या है? कोको द्वीप। कौन सा द्वीप है? कोको द्वीप। कोको द्वीप, ठीक, कोको द्वीप है। कह रहा है क्या जो ये लैंडफॉल द्वीप है ना ये भारत का हिस्सा नहीं है। आपसे यदि क्वेश्चन पूछ देगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे उत्तर में स्थित निम्न में से कौन सा द्वीप है? तो लैंडफॉल द्वीप। ये यदि ऑप्शन में नहीं रहेगा तो कोको द्वीप। कोको द्वीप ये किसका हिस्सा है? तो म्यांमार का हिस्सा है, जो भारत सरकार द्वारा 1950 में किसको दे दिया गया था? तो म्यांमार को दे दिया गया था। ठीक, चलिए आगे कह रहा है कोको द्वीप। कोको द्वीप समझे ये वर्तमान में किसका हिस्सा है? म्यांमार का हिस्सा है। यह 1950 में भारत ने म्यांमार को उपहार के रूप में दे दिया था। कौन दे दिया था? तो भारत सरकार दे दिया था। ठीक, चलिए इसके पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम उसको समझा देंगे। चलिए आगे क्या कह रहा है कि अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मध्य अंडमान। कौन सा है? मध्य अंडमान है। उसके बाद कह रहा अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी।
कौन सा है? तो सैंडल पीक। कितना इसका ऊंचाई है? तो 738 मीटर। 738 मीटर जो कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अंडमान पर स्थित है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो माउंट थुरियर। कितना इसका ऊंचाई है? तो 642 मीटर। ये कहाँ स्थित है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में ये स्थित है। उसके बाद कह रहा है कि माउंट मणिपुर। माउंट मणिपुर या इसी को क्या बोलते हैं? माउंट हैरियट बोलते हैं। इसका ऊंचाई कितना है? तो 665। कितना है? सॉरी 365। 365 मीटर है। यह दक्षिणी अंडमान में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। इसी पर कौन सा है? तो मणिपुरी राष्ट्रीय उद्यान। मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ठीक, इतना आप लोग समझ गए। अब इधर देखिए, अब हम इसको समझते हैं। ये आपका हो गया अंडमान, ये हो गया आपका निकोबार। ठीक, अंडमान हो गया, ये हो गया आपका निकोबार। दोनों का अलग करता है तो करेगा कितना डिग्री? 10 डिग्री चैनल। ठीक, अंडमान को निकोबार से कितना डिग्री चैनल अलग करेगा? 10 डिग्री चैनल अलग करेगा। इतना समझ गए ना? अब देखिएगा अंडमान। अंडमान में हमको प्रमुख तीन द्वीप याद रखना है, समझे? उत्तरी अंडमान, उसके बाद आपका हो जाएगा कौन सा? अ, मध्य अंडमान, उसके बाद आपका हो जाएगा दक्षिणी अंडमान, उसके बाद आपका हो जाएगा कौन सा? लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान, ये चार गो जो है प्रमुख द्वीप है। पहले उत्तर में है उत्तरी अंडमान, उसके बाद मध्य में है, बीच में इसको मध्य अंडमान, उसके बाद ये दक्षिण में है दक्षिणी अंडमान। इसको क्या बोलेंगे? लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान, चार गो इसका याद रखना और तीन गो प्रमुख इनका है। इसको क्या बोलेंगे? कार निकोबार। उसके नीचे आएंगे तो लघु निकोबार। इसके नीचे आएंगे तो ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार। अब समझिएगा, इसमें हम समझाना क्या चाह रहे हैं आपको। जो ये आप उत्तरी अंडमान देख रहे हैं, तो उत्तरी अंडमान पर ही है ना कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम हमने आपको क्या बताए थे? तो सैंडल पीक। क्या नाम है? सैंडल पीक। सैंडल पीक। सैंडल पीक। ठीक, इतना समझ गए। अब हम देखेंगे क्या कि जो ये आप दक्षिणी अंडमान देख रहे हैं, दक्षिणी अंडमान देख रहे हैं, तो यहीं पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्या है? राजधानी है, जिसका नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर। अभी वर्तमान में नाम इसका क्या रखा गया है? तो श्री विजयपुरम। कब रखा गया है? तो 2024 में। कब रखा गया है? 2024 में। आपसे यदि क्वेश्चन पूछ देगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है या श्री विजयपुरा में किस द्वीप पर स्थित है, तो याद रखिएगा ये दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। ठीक, और दक्षिणी अंडमान पर ही है ना माउंट मणिपुरी स्थित है। माउंट मणिपुर स्थित है। माउंट मणिपुर स्थित है। ठीक, या इसी को क्या बोलते हैं? माउंट थुरियर बोलते हैं। अगला हमने आपको क्या समझा, अभी मतलब अभी समझाना है आपको। अगला क्या कर रहा है कि दक्षिणी अंडमान और कौन सा है? ये कौन सा है? लिटिल अंडमान के बीच, मतलब अलग कौन करता है? तो दक्कन पासा। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को कौन अलग करता है? तो दक्कन पासा। दक्कन पासा। ठीक, यदि आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि दक्कन पास कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है। इतना समझ गए? ये समझ गए ना हो? चलिए, अब हम देखेंगे क्या? अब हम देखेंगे ये निकोबार। निकोबार में हम टोटल कितना द्वीप हम आपको बोले हैं, याद रखना है। तो निकोबार द्वीप समूह में तीन गो। ऊपर वाला को क्या बोलेंगे? कार निकोबार। बीच वाला को क्या बोलेंगे? लघु निकोबार। और सबसे दक्षिण में जो स्थित है इसको क्या बोलेंगे? तो इसको क्या बोलेंगे? तो ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार। यही जो ग्रेट निकोबार है, यहीं पर इंदिरा पॉइंट स्थित है। क्या स्थित है?
इंदिरा पॉइंट स्थित है, इंदिरा पॉइंट स्थित है। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं, इनका अन्य नाम क्या है, पिगमेलियन पॉइंट, या इसी को क्या बोलते हैं, लाही चिन्ह बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, पार्सन पॉइंट बोलते हैं। 2004 में एक सुनामी आता है और 2004 में ये सुनामी आने के कारण ये क्या होता है, ये डूब जाता है, इंदिरा पॉइंट डूब जाता है। आपसे यदि क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ग्रेट निकोबार पर स्थित है, ग्रेट निकोबार पर स्थित है। और ग्रेट निकोबार पर ही क्या है, तो क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, किसका नाम, इसका नाम क्या है, माउंट थुरियर। क्या नाम है, माउंट थुरियर नाम है। कितना इसका हाइट है, तो 642 मीटर, 642 मीटर। इतना आप लोग समझ गए ना। चलिए आगे हम देखते हैं क्या, कह रहा है क्या, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो पहले, आजादी से पहले किसका हिस्सा था, तो ये जापान का हिस्सा था। किसका हिस्सा था, जापान का हिस्सा था। जापान द्वारा, समझे, सुभाष चंद्र बोस जी को कब इसको गिफ्ट में, उपहार में दिया जाता है, तो 1943 में, 1943 में। तो इतना लिखा हुआ, लेकिन समझने वाला बात यही था। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सैंडल पीक कितना हाइट है, 738 मीटर है। कहाँ स्थित है, तो उत्तरी अंडमान में स्थित है। समझे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च चोटी कौन सा है, सैंडल पीक है, सैंडल पीक है। दूसरा सबसे बड़ी चोटी कौन सा है, तो माउंट थुरियर है, माउंट थुरियर है। ये कहाँ स्थित है, तो ग्रेट निकोबार पर स्थित है। उसके बाद है माउंट माउंट मणिपुर, इसी को क्या बोलते हैं, माउंट हैरियट बोलते हैं। इसका हाइट कितना है, तो 365 मीटर है। कहाँ स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान में ये स्थित है। उसके बाद है क्या है, नारकोंडम, समझे, नारकोंडम पहाड़, समझे, ये इसका हाइट कितना है, तो 710 है। ये कहाँ स्थित है, तो लिटिल अंडमान में स्थित है। कहाँ स्थित है, लिटिल अंडमान में स्थित है। आप देखिएगा अंडमान समूह में स्थित प्रमुख द्वीप है जिनका नाम बदल दिया गया है। ये आपको समझ में आ रहा है, यदि दिख रहा है तो आप लोग बताइएगा। ठीक, कमेंट करके बताइएगा, नहीं समझ में आएगा तो। चलिए, ये जो जितना भी द्वीप है, समझे, जिनका नाम चेंज किया गया, प्रमुख तीन वो याद रखिए, रखना है। ये तीनों द्वीप कहाँ स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ठीक, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। कह रहा है रॉस द्वीप, रॉस द्वीप का नया नाम क्या रखा गया, बॉस द्वीप। उसके बाद कह रहा है नील द्वीप, नील द्वीप का नया नाम क्या रखा गया, शहीद द्वीप। उसके बाद आप देखिएगा हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक का द्वीप नया नाम क्या रखा गया, स्वराज द्वीप। ये तीनों द्वीप कहाँ है, तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ठीक, उसके बाद कह रहा है विश्व में, नोट में लिखा हुआ है क्या, विश्व में सर्वाधिक 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 द्वीप समूह वाला देश कौन सा है, इंडोनेशिया। विश्व में सर्वाधिक द्वीप समूह वाला देश कौन सा है, इंडोनेशिया है। समझे, सबसे ज्यादा विश्व में द्वीप समूह किस देश के पास है, तो इंडोनेशिया के पास। इंडोनेशिया में याद रखना है क्या, बोरोबुदुर के मंदिर, ये सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। विश्व में सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कौन सा है, बोरोबुदुर के मंदिर। कहाँ स्थित है, तो इंडोनेशिया में। सबसे बड़ा, यदि कुछ क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री कौन सा है, तो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया है। जनसंख्या के दृष्टि में चौथा चौथा विश्व में चौथा स्थान किस देश का है, तो इंडोनेशिया का। किस देश का है, इंडोनेशिया का है। ठीक, इतना समझ गया। एक और मंदिर का याद रखिएगा, अंकोर वाट के मंदिर, अंकोर वाट के मंदिर, समझे, कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है। ये किस भगवान से संबंधित है, तो भगवान विष्णु से ये संबंधित है। इतना समझ गए। चलिए अब देखिएगा, भारत में, समझे, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम क्या है, बैरम, बैरम ज्वालामुखी है। ठीक, ये मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। अब भारत का एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, उसका नाम क्या है, नारकोंडम है। अब हम क्या देखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रमुख जनजाति है, याद रखिएगा, करवा है, ओज है, जारवा है, सेम्पेन है और सेंटिलीज जनजाति। ये सब कहाँ निवास करता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में।
निवास करता है। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान भी है। कौन कौन है, क्वेश्चन पूछ देगा आपसे। महात्मा गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। रानी लक्ष्मीबाई नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। नॉर्थ बटन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। उसके बाद कह रहा है मिडिल बटन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो नॉर्थ बटन और मिडिल बटन बटन ये सब कहाँ है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक, यहीं पर एक जेल है, बहुत प्रसिद्ध जेल है, क्या नाम है, सेलुलर जेल। यहीं पर काला पानी का सजा दिया जाता था। कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक, अब देखिएगा मरकत द्वीप की संज्ञा से प्रसिद्ध, मरकत द्वीप की संज्ञा से प्रसिद्ध कौन सा है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अन्य नाम क्या है, तो मरकत द्वीप इसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो ये मरकत द्वीप को कहा जाता है। ठीक, अब एक क्वेश्चन और याद रखना है क्या, कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है किसका हिस्सा है, तो हिमालय का हिस्सा है। हिमालय का ही जो विस्तार हुआ है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही इसका विस्तार हुआ है। ठीक, इतना आप लोग समझ गए। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।